अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। ट्रेडिंग ड्रीम की तरफ से फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स का आज हमारा दूसरा सेशन है। प्रीवियस सेशन में हमने ये देखा था कि कोई भी करेंसी पेयर जो है उसको चलाता कौन है और उसकी प्राइस किस तरह से मार्केट के अंदर डिलीवर होती है फंडामेंटली, और सेंट्रल बैंक्स का मेन फोकस होता क्या है। उसके बाद हमने उन इंडिकेटर्स को देखा जिनको एनालाइज करते हुए सेंट्रल बैंक ये फैसला करता है कि उस कंट्री की जो करेंसी है वो किस तरफ को जा रही है, और हमने उसमें कब इन्फ्लुएंस करना है उस करेंसी को स्टेबल करने के लिए अगर वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाती हुई नज़र आए। तो वो जो इंडिकेटर्स हमने पीछे 4-5 पढ़े, जिनके अंदर प्रोडक्शन थी, जियोपॉलिटिक्स थी, एम्प्लॉयमेंट का डाटा था, और उसके अलावा हमारे पास जीडीपी यानी कि ग्रोथ थी, और इन्फ्लेशन थी। अब हम उन टूल्स को देखने वाले हैं कि वो कौन से टूल्स हैं जिनकी न्यूज़ेस हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर हमें नज़र आती हैं, और जब वो न्यूज़ेस आती हैं तो मार्केट में एक ठीक ठाक किस्म का मूवमेंट देखने को मिलता है। वो न्यूज़ेस कभी तो ट्रेंड को कंटिन्यू करवा रही होंगी, कभी वो ट्रेंड को रिवर्सल में लेके जाएंगी, और कभी वो रिट्रेसमेंट देंगी। वो टूल्स अब कौन कौन से हैं? उनमें जो सबसे पहला टूल आता है वो आता है इंटरेस्ट रेट का। अब इंटरेस्ट रेट किसका टूल है? कौन सा ऐसा फैक्टर या इंडिकेटर है इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी का, अगर जिसमें कोई भी डिसरप्शन या कोई गड़बड़ी पैदा होगी तो इंटरेस्ट रेट के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। वो इंडिकेटर है हमारे पास, अगर आप देखें तो हमने प्रीवियस पढ़ा था पिछले सेशन के अंदर इन्फ्लेशन का। कोई भी कंट्री का सेंट्रल बैंक, उसका ये फोकस होता है कि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है उसको बैलेंस पे रखा जाए, ना तो ज़्यादा महंगा चीज़ों को होने दिया जाए, ना ज़्यादा सस्ता होने दिया जाए। अगर चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा महंगी होंगी तो आवाम की परचेजिंग पावर से वो दूर हो जाएंगी, और कैश का फ्लो मार्केट में स्टॉप हो जाएगा, और करेंसी आहिस्ता आहिस्ता डीवैल्यू होनी शुरू हो जाएगी। और अगर इन्फ्लेशन इतनी कम होगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी कि प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो भी पूरी ना हो रही होगी, तो एक बहुत बड़ा ग्रुप जो होगा, जो प्रोड्यूसर होगा उस इकोनॉमी में, वो डिसरप्ट होगा, और कैश फ्लो स्टॉप हो जाएगा मार्केट में, और करेंसी डिवैल्यू होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस इन्फ्लेशन को ना तो ज़्यादा बढ़ने दिया जाता है और ना ज़्यादा कम होने दिया जाता है। इसको एक स्टेट पे बैलेंस रखा जाता है किसी पॉइंट्स के दरमियान। अगर तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो अब की बार सेंट्रल बैंक जो है वो, उसका दिमाग थोड़ा सा यहाँ पे ठनकेगा, और वो ये मार्केट में आएंगे और आपको इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ देखने को मिलेगी। अब जब भी इन्फ्लेशन का डाटा स्ट्रोंग आना शुरू हो जाए तो आपकी जो फोकस है वो होना चाहिए इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अगर तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है तो आपको जो इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ आएंगी उसमें जो स्पीचेस होंगी चेयरमैन्स की, उस करेंसी के मेजर बोर्ड के, अगर वो कहीं ये अल्फाज यूज़ करें कि हम सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए या कम किया जाए, उनके जो भी कमेंट्स होंगे उन पे ध्यान रखा जाए, तो वो मार्केट में एक सडन इफेक्ट देती हैं आपको। आपको मार्केट फौरन से अपने ट्रेंड्स को चेंज करती हुई मिलेगी अगर इन टूल के साथ, इस टूल जो मेजर ये टूल है इंटरेस्ट रेट का स्टेबलाइज करने के लिए करेंसी को, जब इस टूल को अप्लाई किया जाएगा तो इमीडिएट इफेक्ट आएगा मार्केट के ऊपर। आपको अच्छे 200 से 300 पिप तक के मूव मिल सकते हैं
इसका डाटा रिलीज होने के फौरन बाद इंटरेस्ट रेट पे, और इस टूल को अप्लाई करते हुए इंटरेस्ट रेट को, अगर तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, तो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट में आपको एक अच्छे खासे मूव्स नज़र आएंगे। और अगर इन्फ्लेशन कम होगी तो इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर दिया जाएगा ताकि करेंसी को स्टेबलाइज किया जा सके। तब भी आपको अच्छे खासे मूव्स मार्केट में देखने को मिलेंगे। अब जो दूसरा टूल है जो सेंट्रल बैंक यूज़ करता है वो है प्राइस लिमिट का। ये मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं जो जिनका बैकबोन इकोनॉमी की ट्रेड के ऊपर है वो यूज़ करते हैं। इसकी अभी तक हमें फॉरेक्स के अंदर एक ही एग्जांपल नज़र आती है, वो है CHF के चार्ट के ऊपर। 2015 में CHF के चार्ट के ऊपर सेंट्रल बैंक ने एक लिमिट सेट की थी कि करेंसी की प्राइस की वैल्यू को इस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होने देना। अब जब भी प्राइस उस प्राइस के आसपास पहुंचती है, बैंक खुद सेलिंग करने के लिए सेंट्रल बैंक उसमें इन्वॉल्व होगा और मार्केट को गिरा दिया जाएगा। ये एक एग्जांपल है जो हमें फॉरेक्स के ऊपर देखने को मिलती है। फॉरेक्स के चार्ट के ऊपर अगर आप USD CHF का चार्ट देखें तो वहां पे आपको ये चीज़ 2015 के चार्ट में नज़र आएगी। उसके बाद जो अगली हमारी मेजर टूल है वो होता है लैंग्वेज का। अब लैंग्वेज से क्या मुराद है? लैंग्वेज से मुराद है कोई भी स्पीच जो बोर्ड के मेंबर्स हैं या जो उनके चेयरमैन हैं वो आके स्पीच देते हैं। जैसे कि FMC आप लगा लें कि हमने ये फैसला किया कि अब इकोनॉमी हमारी, इसमें जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है और हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो ये वो न्यूज़ होगी जो आपको एक अच्छा खासा इफेक्ट डालेगी मार्केट के ऊपर, और आपको मार्केट में बड़े बड़े जो ट्रेंड होंगे वो रिवर्स होते हुए नजर आएंगे। और अगर FMC की मीटिंग में ये चीज़ डिसाइड की गई कि इकोनॉमी अच्छी चल रही है और हम इंटरेस्ट रेट के साथ छेड़छाड़ नहीं करने वाले, तो ये इंडिकेशन होगी कि मार्केट अपने किसी टेक्निकल पे आके दोबारा से कंटिन्यू कर जाए जो प्रीवियस ट्रेंड मार्केट में चला आ रहा हो। तो ये चीज़ इस तरह से हम अपने ट्रेंड को, हमें ट्रेंड लगने का अर्ली ऑन फंडामेंटली अंदाज़ा हो जाता है। ट्रेड है उसको हम टेक्निकली ही करेंगे, लेकिन फंडामेंटल्स हमें यहाँ पे ये बात बता देती है कि मार्केट ने ट्रेंड कब से कहाँ तक, किस प्राइस लेवल से या किस डेट से किस डेट तक चलाना है, उसमें रिट्रेसमेंट कब आएगी। कि अगर तो इंटरेस्ट रेट में हल्का सा स्लाइड सा चेंज वो लेके आना चाह रहे हैं या वो कोई और टूल यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो मीटिंग्स के अंदर डिस्क्राइब कर देते हैं, कमेंट बता देते हैं। जैसे कि जेरोम पावेल साहब आते हैं और एक न्यूज़ अपनी ब्रेक करते हैं आके, या एक और उनके मेंबर हैं US बैंक के जॉर्ज, वो आके स्पीच देते हैं। तो वो वहाँ पे जाके अपना फोकस बताते हैं आवाम को, मीडिया को, कि हम करने क्या वाले हैं, हम क्या सोच रहे हैं कि हम मार्केट को किस तरफ डिराइव किया जा सके, कौन से टूल के साथ छेड़छाड़ की जाए कि हम इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकें। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें स्पीचेस में देखने को मिलेंगी। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट आता है हमारे पास टूल यूज़ करने के लिए, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए सेंट्रल बैंक्स की तरफ से, वो होता है क्वांटिटेटिव ईजिंग। अब ये क्या चीज़ है? क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं मनी प्रिंटिंग करने को। ये कब की जाती है? जब आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही हो और इंटरेस्ट रेट सेम रखा जाए। तो अब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को चेंज करने के अलावा क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ जा सकते हैं। असल में क्वांटिटेटिव ईजिंग करता क्या है? इन जनरल टर्म अगर देखा जाए तो ये करेंसी को कमज़ोर करेगा, आपको रिट्रेसमेंट्स नज़र आनी शुरू हो जाएंगी मार्केट में। ये दिलासा
देने की कोशिश करते हैं कि नहीं हमारे पास पैसा है, आप बेटर परफॉर्म करो, हम मनी प्रिंटिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर क्वांटिटेटिव ईजिंग से भी वो चीज़ हल नहीं होती, जो भी इश्यू था इकोनॉमी को, करेंसी को, वो स्टेबलाइज नहीं हो पाती, फिर जो भी सेंट्रल बैंक्स के चेयरमैन होंगे या बोर्ड ऑफ मेंबर्स होंगे, वो डिसाइड करेंगे इंटरेस्ट रेट के ऊपर जाने के लिए कि हम अब इंटरेस्ट रेट को चेंज करें या ना करें। ये बेसिकली फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम बूस्ट अप करने के लिए करेंसी को क्वांटिटेटिव ईजिंग का फैक्टर टूल मार्केट में अप्लाई किया जाता है। अब हमें इन फंडामेंटल से ये समझ आ जाती है कि मार्केट में ट्रेंड लगने क्या वाला है, ट्रेंड का इख्तिताम कहाँ पे होना है। अगर एक न्यूज़ ने मार्केट को उठाया है तो उसी टाइप की, उसी नेचर की अगली न्यूज़ पे हम फोकस करेंगे कि मार्केट क्या करेगी। क्या अगली न्यूज़ में उसके साथ छेड़छाड़ की गई, मार्केट में ट्रेंड को रिवर्स करवाया जाएगा, या नहीं की गई तो मार्केट किसी टेक्निकल पॉइंट से दोबारा कंटिन्यू कर जाएगी उसी ट्रेंड को। हमें फंडामेंटल्स, जब हम फंडामेंटल्स की बात करें तो हमें सेंट्रल बैंक का उस करेंसी के रिलेटेड फोकस को चेक करना पड़ेगा कि उसका फोकस क्या होता है। फिर हमें ध्यान देना पड़ेगा स्पीचेस की तरफ कि जो मेंबर स्पीचेस देते हैं वो क्या कहते हैं, उन स्पीचेस में वो कौन से टूल के साथ छेड़छाड़ करने का सोच रहे हैं। क्या कहीं वो इंटरेस्ट रेट के साथ, अगर इन्फ्लेशन का इश्यू है तो वो इंटरेस्ट रेट की तरफ जा रहे हैं या क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ जा रहे हैं। अगर तो वो जाएंगे इंटरेस्ट रेट की तरफ, आपको सडन मूवमेंट मिलेगी, आपको ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आएगा। अगर वो जाएंगे किसकी तरफ, क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ, आपको मार्केट में रिट्रेसमेंट होती हुई मिलेगी। तो इस तरह से इस नॉलेज की बेस पे हमें ये आइडिया हो जाता है कि मार्केट में आने वाला ट्रेंड कब तक कंटिन्यू रहने वाला है, कि अगर कोई न्यूज़ उसके अगेंस्ट आई है तो वो उसको रिवर्स करवाने का सोच रहे हैं या सिर्फ हल्का सा रिट्रेस होगी मार्केट, और कब तक रिट्रेस रह सकती है। अगर तो हम उसमें कोई चेंज नहीं देखते अगली आने वाली स्पीच के अंदर, तो इसका मतलब ये होगा जो प्रीवियसली ट्रेंड था उसी को कंटिन्यू मार्केट में रखा जाएगा और मार्केट अपने टेक्निकल पॉइंट से, किसी टाइम फ्रेम के टेक्निकल पॉइंट से दोबारा उठ जाएगी। इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी न्यूज़ मार्केट में सडन इफेक्ट डालती है और कौन सी न्यूज़ आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्टर टर्म आपके रिट्रेसमेंट करवाने के लिए आई गई है, या फिर वहाँ पे सिर्फ कंसोलिडेशन मार्केट में एक्सपेक्टेड होगी। अब हम कोई भी करेंसी पेयर फॉर एग्जांपल लेते हैं, यूएसडी जेपीवाई की मैं अगर एग्जांपल लूँ, तो मुझे यूएसडी के सारे टेक्निकल्स का नॉलेज होना चाहिए, उस ईयर में आने वाले, उस क्वार्टर में आने वाले, उस मंथ में आने वाले, और उस वीक में आने वाले, इवन उस डे में आने वाले, पर्टिकुलर डे में। फिर मैं उस करेंसी को कंप्लीट तौर पे ट्रेड करने के काबिल होऊंगा। फंडामेंटली हम ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ फंडामेंटल्स करेंगे, लेकिन एंटर एंड एग्जिट जो हमारी होगी वो यूजिंग टेक्निकल्स होगी। फंडामेंटल्स अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक टेक्निकल्स का साथ ना हो उनके पास। तो अगली वीडियो के अंदर हम न्यूज़ पे चलेंगे कि न्यूज़ मार्केट में अब क्या करेंगी। इस वीडियो के बाद, इस सेशन के बाद आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि न्यूज़ का असल मकसद क्या है और वो मार्केट को किस तरफ ड्राइव करने का सोच रही हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर जितनी भी न्यूज़ ब्रेक होती हैं हम उनका आपस में कोरिलेशन देखेंगे, कौन सी न्यूज़ किस न्यूज़ के साथ रिलेशन बनाती है और कौन सी न्यूज़ के डाटा पे कौन सी न्यूज़ का डाटा डिसाइडेड होगा कि अगर ये न्यूज़ पॉजिटिव आई तो इससे अगली इसी नेचर की न्यूज़ अगर पॉजिटिव आएगी तो मार्केट क्या रिएक्ट करेगी हमें पहले से पता चल जाएगा। तो हम उस हिसाब से बैठेंगे, हम न्यूज़ आने पे परेशान नहीं होंगे मार्केट में कि पता नहीं जी मार्केट क्या करने वाली है, कितने पिप्स का मूव देने वाली है। इस चीज़ का आइडिया हमें पहले हो जाएगा। उन न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे सीपीआई को, पीपीआई को,
रिटेल सेल के डाटा को, जीडीपी को, कि जीडीपी के कितनी टर्म्स होती हैं, जीडीपी किन चीज़ों के ऊपर बेस करती है। मेजर आउटलुक है ना, तो उसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स आ जाएंगे, उन फैक्टर्स को देखेंगे, फिर हम अपने चार्ट के ऊपर उनको ड्रा करेंगे और अपनी डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इन्हीं न्यूज़ के ऊपर बनाएंगे।